आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे आज एक बार फिर से एक शानदार एनालिसिस करने के लिए एसएससी सीजीएल के एक आयोजित पेपर का हम लोग मौजूद हैं। आशा है कि इस सीरीज से आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल रहा होगा। आज जो हमारे पास सेशन है वो है एसएससी सीजीएल द्वारा 25 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट 3 का पेपर आयोजित हुआ था। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, होला मोहल्ला किस धर्म या विश्वास से जुड़ा त्योहार है? तो हम लोग क्लास में जब पढ़ते हैं जहांगीर, वहां पे मैं आपको सिख धर्म के बारे में भी पढ़ाता हूं, क्योंकि जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी की हत्या की थी। तो वहां पे एक सेशन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं सिख धर्म, और सिख धर्म में हम लोग पढ़ते हैं होला मोहल्ला को भी। अब ये होला मोहल्ला क्या है, इस बात को समझते हैं। असल में होला मोहल्ला एक त्योहार है जो कि होली के अगले दिन मनाया जाता है। और होली के अगले दिन जब मनाया जाता है तो कौन मना रहे हैं? निहंग सिख। और जहां पे मार्शल आर्ट का डिस्प्ले किया जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे निहंग सिख द्वारा होला मोहल्ला फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये कहां पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो एक सिटी है जिसका नाम है आनंदपुर साहिब। तो पंजाब में ही है, भारत में पंजाब में आनंदपुर साहिब। अगर बात करें सिटी की, तो आनंदपुर साहिब सिटी की स्थापना 9वें सिख गुरु ने की थी, और जिनका नाम क्या है बच्चे? तो गुरु तेग बहादुर। तो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी ने स्थापित किया आनंदपुर साहिब सिटी। और इसी सिटी में इनके बाद जो 10वें सिख गुरु आए, यानी गुरु गोबिंद सिंह, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला फेस्टिवल की शुरुआत की। तो कभी कोई आपसे पूछे होला मोहल्ला त्योहार कहां पे? आनंदपुर साहिब में। सिटी किसने स्थापित की? 9वें सिख गुरु तेग बहादुर। और यहाँ पे होला मोहल्ला फेस्टिवल किसने शुरू किया? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने होला मोहल्ला फेस्टिवल शुरू किया। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहीं पर आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की भी स्थापना सन 1699 में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे सही जवाब हो गया सिख धर्म। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है, यहां पे आपके लिए कुछ थ्योरी भी है, वही सब बातें हैं। आनंदपुर साहिब वह स्थान है जहां अंतिम 2 सिख गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह रहते थे, और यह वह स्थान भी है जहां गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आइए, शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र किस देवता के अनुयायी थे? अब ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा जरूर है, मगर इसके हमको कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की, वो एग्जैक्टली किसे मानते थे। ये तो बात ठीक है, हर बार आती है सामने कि वो ब्राह्मण थे, लेकिन एग्जैक्टली किस ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो यहां पे ये डिबेट है। तो फिर भी एसएससी ने जो सही जवाब माना है वो श्री कृष्ण माना है। ये इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के आगे के एक उत्तराधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है भागभद्र, और भागभद्र के यहाँ पे हीलियोडोरस नाम का एक ग्रीक दूत आता है, और वो गरुड़ पिलर स्थापित करता है विदिशा में, जो कि डेडिकेटेड होता है भगवान विष्णु को। तो इतना सब स्टोरी कनेक्ट करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि मे बी एसएससी ने ऐसा माना हो, लेकिन हमको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलते हैं। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो सन 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? अंतिम मौर्य राजा की हत्या की थी, जिसका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ ये मौर्य किंग है लास्ट, इनकी हत्या कर दी थी, और इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इनके कैपिटल्स की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी शुंग लोगों की क्या है? तो पाटलिपुत्र, जो मौर्य लोगों की भी राजधानी थी, पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना बिहार। लेकिन ये एक और कैपिटल सेटअप करते हैं बाद में, विदिशा, जहां पे हीलियोडोरस पिलर स्थापित करते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, और ये जो अश्वमेध यज्ञ ने करवाया था, ये जिस ऋषि से करवाया था उनका नाम है पतंजलि, और पतंजलि जी ने ही महाभाष्य नाम की पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। हाँ, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ? सिंपल, जीएसटी। अगर हम बात करें ओवरऑल, परिषद छोड़ दो, जीएसटी कौन सी एक्ट से आया? तो हमारे पास जवाब है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो जो कि आपके 101 से लेके 106 थे, वो बहुत ज्यादा हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप 100 वाला भी मान लो। तो ये जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, तो इन पर कोई भी प्रकार का केयरलेसनेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्जाम में उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है,
क्योंकि रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बिल्कुल पढ़ने चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ रखे भी हैं। 101 तो जीएसटी हो गया, 102 देखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 102 2018 की बात है। तो कहानी है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी तो था, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं था कोई कमीशन, इसीलिए फिर ये 2018 में ये एक्ट आई और इसने ये कमीशन स्थापित किया। 103 की बात करें तो बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहा, जनरल कैटेगरी में आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 103वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिया। अब तो ये बात चल रही है कि आर्थिक आधार पर एससी और एसटी में भी दिया, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है ना, तो वैसे भी यहां पे एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था लाई जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त 2024 में फैसला पारित किया, और जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बीआर गवई, उनका भी ऐसा मत है कि ऐसा होना चाहिए, जबकि वो खुद भी दलित है, फिर भी उनका मत है कि हाँ ऐसा क्रीमी लेयर चाहिए। खैर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, जो एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट्स लोकसभा में थी रिजर्व, उसको हटा दिया, और एससी एसटी के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस रिजर्वेशन को 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन हटा दिया। जो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम ने, इसने क्या किया, बेसिकली ये 102 संविधान संशोधन अधिनियम में लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से 105 लाना पड़ा। असल में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला कि सिर्फ सेंटर ही डिसाइड कर सकता है कि किसी राज्य में जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो कौन सी होंगी, तो राज्य से ये पावर सेंटर ने ले लिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था 102वें संविधान संशोधन अधिनियम को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज का कहना था कि ऐसा हमने कब किया, वो एक मीम है ना कि ये कब हुआ, तो ये कब हुआ, और तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब हम पार्लियामेंट की बात ज्यादा करें तो पार्लियामेंट ने फिर ये किया कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और उसमें बोला कि नहीं नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट आइडेंटिफाई करें, मतलब आइडेंटिफाई करें और बनाए वो लिस्ट की कौन होना चाहिए उनके अनुसार इस लिस्ट में योग्य। फिर 106 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो फिर हम देखते हैं वुमेन रिजर्वेशन 1/3 1/3 रिजर्वेशन, तो पार्लियामेंट में भी और आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। पहला सफल कपड़ा मिल कहां स्थापित हुआ, अब जानबूझ के क्वेश्चन ने सफल बोला, क्योंकि 1818 में कलकत्ता में पहली कॉटन मिल आई थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो विफल हो गई। तो कलकत्ता में आई थी लेकिन वो कमर्शियल फेलियर है। और सफल पूछा है तो मुंबई की बात हो रही है, ठीक है। KGN दाबर साहब ने स्थापित किया था 1854 में बॉम्बे में, तो इसका नाम ही रख दिया था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो गया, मुंबई, है ना। तो यहाँ पे मार्केट भी बहुत अच्छा था मुंबई, प्लस एक्सपोर्ट फैसिलिटीज भी थी, प्लस सॉइल भी है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी फेवरेबल है, मार्केट भी मौजूद है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी है आपके पास। तो इन सब कारणों की वजह से मुंबई में सफल हुई भी। चलो, कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। ग्रीन रेवोल्यूशन, विशेष रूप से एसएससी सीजीएल ने बहुत पूछा ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन, कभी फादर पूछ लेते थे, कभी क्या समस्या रही ग्रीन रेवोल्यूशन में वो पूछ ले रहे थे। खैर, अब क्या करेगी सरकार, ये तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था आपसे, ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता मनाने के लिए क्या करेगी, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब एक बार डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या, एक बार डिस्ट्रीब्यूट करने से खत्म हो जाएगी क्या देश में भूख की समस्या, तो इसका कोई सेंस नहीं था। और फ्री तो वो आज भी नहीं करती, आज भी आप देखो 1 रुपए 2 रुपए, मतलब कुछ ना कुछ तो बेसिक लेती है। ग्रीन वेजिटेबल्स देगी लोगों को, तो कोई सेंस नहीं ना, सिर्फ ऐसे ही डाल दिया गया ये ऑप्शन, कुछ मिला नहीं होगा एग्जामिनर को, कुछ भी डाल दिया। और फिर रेगुलर सैलरी किसानों को देंगे, कोई हाथ पांव नहीं है। तो सही जवाब क्या है बच्चे, एक स्पेशल स्टैंप इशू किया था, विशेष डाक टिकट जारी किया था। यह है वो डाक टिकट, मेन बात है कब जारी किया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ तो उसका जो लगभग ईयर माना जाता है 1967 1966 ये ईयर माना जाता है। अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग मिलेगा, इसलिए एनसीईआरटी तो कई बार सेफ खेल देता है। एनसीईआरटी बोलता है 1960 के दशक में, लो खत्म, लेकिन लगभग 66-67 में किया है, और उसकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा है 68 में। तो अब आप सोचो कि क्या जबरदस्त सफलता रही होगी। तो शुरुआत में वीट में रही थी, गेहूं में जबरदस्त प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पानी, तो सब जब कॉम्बिनेशन हुआ तब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन वीट में बहुत बड़ा। फिर इसको रेप्लिकेट किया गया था सक्सेस को राइस में, फिर चावल के लिए भी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं ओवरऑल, नॉर्मन बोरलॉग। और अगर मैं आपसे बोलूं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो इंडिया में बच्चे तब आप जवाब देते हो MS स्वामीनाथन, जिनको
भारत रत्न सम्मान भी मिला था 53rd 2024 में। चलो आओ आओ आगे बढ़े। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मौसिनराम किस पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखला में स्थित है? ऐसे भी बन जाएगा। क्या है? मीजो, नागा, खासी, शेवरॉय। कहां पे होगा? खासी, वही गारो खासी जयंतिया मेघालय। लेकिन कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है कि मौसिनराम में इतनी हैवी रेनफॉल? कारण है सबसे पहले ओरोग्राफिक लिफ्ट। अब देखो जो खासी पहाड़ियां हैं, अब जैसे यहां से हम देखते हैं कि जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, है ना, तो जो हवाएं हैं जिनमें नमी है, तो वो जब पहाड़ों से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, बादल बनते हैं, बारिश होती है। लेकिन ये सिर्फ अकेला कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो जितने भी पहाड़ वाले क्षेत्र हैं सब में बहुत हैवी रेनफॉल होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों? तो इसका दूसरा कारण एक होता है फनलिंग इफेक्ट। हम देखते हैं कि जो मौसिनराम वाला क्षेत्र है, जो वहां पे खासी हिल्स है, तो ये जो हिल्स हैं, यहाँ पे जो क्लाउड्स है ना, उनको बहुत छोटे छोटे जैसे गलियों से गुजरना पड़ता है। आप ऐसा सोचें, तो जब वो इन खासी हिल्स के बीच में बहुत कम रीजन में बहुत सारे क्लाउड्स गुजरते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी क्रिएट होती है क्लाउड्स की, और इसलिए बहुत हैवी रेनफॉल होता है। तो ये एक कारण है 11,872 मिलीमीटर की रेनफॉल। सोचो। चलो, किस आदिवासी संगीत और नृत्य शैली के लिए अर्जुन सिंह धुर्वे को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है बैगा जनजाति। अब ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है, पहले हम लोग वो एनालिसिस करते हैं। भाई ठीक है, जवाब मिल ही गया आपको, लेकिन जवाब जरूरी नहीं, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला वो, मतलब पूछ सकता है लेकिन चांसेस कम है। लेकिन मेन बात है एनालिसिस में हमको ये सीखना है कि क्वेश्चन ये पूछा तो पूछा क्यों, और हमको आगे क्या करना है। अब क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, अब इनको दिया गया था पद्मश्री सम्मान 2022 में। तो जो आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे पद्मश्री सम्मान रामनाथ कोविंद साहब जो 2022 में प्रेसिडेंट थे, तो उनके द्वारा दिया गया। यानी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कुल मिला के। हमको पहली नजर में देखने में क्या लगता है, अरे सर ये तो स्टैटिक जीके से आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन स्टैटिक जीके से नहीं पूछा उसने पूछा करंट अफेयर से, क्योंकि पद्मश्री सम्मान मिला है 2022 में। ठीक है, तो इनने क्या किया, अर्जुन सिंह धुर्वे साहब ने बैगा जनजाति के लिए, जो आप देख भी सकते हो, ट्राइबल म्यूजिक और डांस फॉर्म को बहुत ज्यादा सबके सामने लाए हैं, बहुत पॉपुलर किया है नेशनल स्टेज पे, इसलिए इनको मिला है तुलसी सम्मान। इनको मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था 1993-1994, क्योंकि है भी ये मध्य प्रदेश से संबंधित। आप देखो क्या, डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश यहीं से संबंधित है, और बैगा जनजाति के जो लोक गीत है उनको फेमस किया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अपार शक्तियां प्रदान की तथा राजनीतिक कैदियों को बिना सुनवाई के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसका आंसर और इतना पूरे डिटेल की जरूरत भी नहीं थी। जिस बच्चे ने पढ़ा है उसके लिए बहुत ही लड्डू चीज है, हम लोग क्लास में भी करते हैं। रोलेट एक्ट 1919 क्या था? सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बना, और इसमें यह कहा गया कि किसी को भी हम शक के आधार पर अरेस्ट कर सकते हैं। तो अब शक का तो कोई हाथ पांव होता नहीं है, सस्पिशन के आधार पर अरेस्ट कर लेंगे किसी को भी। अरेस्ट किए गए व्यक्ति को एक गुप्त अदालत ले जाएंगे, यानी उसके घर परिवार प्रेस किसी को नहीं पता, सीक्रेट कोर्ट ले जाएंगे, और वहां पर उसको कोई वकील भी दिया नहीं जाएगा। तो कोई वकील नहीं, नो एडवोकेट, फिर उसकी कोई बात सुनी भी नहीं जाएगी। कितना अन्याय है, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। और फिर जो जज ने फैसला ले लिया वो फाइनल है, उसको कोई अपील करने का भी मौका नहीं दिया जा सकता। जैसे आज अगर आप लोअर कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो हायर कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यानी एकदम नाइंसाफी। इसलिए इसको कहा गया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। इसको काला कानून या ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, रोलेट सत्याग्रह। चल, उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मैं आपको 3 लिस्ट दिखाता हूं हर बार, और मैं बोल बोल के थक गया हूं बच्चे। वो लिस्ट अगर आपने कर ली ना, तो जो स्कीम वाले अधिकतर क्वेश्चन है वो आपसे ईयर बेस्ड वाले वो बन जाएंगे। क्योंकि देखो जो मोदी सरकार आई थी ना, तो उन्होंने शुरुआती सालों में 14, 15, 16 में बहुत स्कीम्स निकाली। उसके बाद भी स्कीम्स हैं, लेकिन वो स्लो डाउन हो गए थोड़ा। लेकिन जो शुरुआत में बैक टू बैक स्कीम्स आई थी 14, 15, 16, वो अभी भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो एक स्कीम आई थी उजाला 2015 में। इसका क्या उद्देश्य था कि जो ट्रेडिशनल बल्ब्स हैं, CFL वगैरह भी हैं, और भी वो येलो कलर वाले फ्लोरोसेंट बल्ब्स चलते थे, ठीक है, तो उनको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? उनको रिप्लेस करना है LED, लाइट एमिटिंग डायोड से। क्यों करना है? इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी कम होगा LED से, पुराने जो बल्ब्स हैं ट्रेडिशनल उनकी तुलना में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी कम होगा, और बिजली भी कम वो खपत करता है। कौन? LED। जो पुराने वाले हैं ट्रेडिशनल, वो ज्यादा बिजली की खपत करते हैं। इस कारण से उजाला योजना आई थी,
और अगर आप देखो तो मैं आपको जो लिस्ट दिखाता हूं उसमें ये उजाला योजना यहाँ पे आपको मिलेगी, तो ये लिस्ट आपको दिमाग में फिट करना ही है। तो जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत, संसद आदर्श ग्राम, श्रमेव जयते 2014, फिर ये 2015 के हैं, और यहां पर बच्चे 2016 भी है। स्टैंड अप इंडिया, आप सोचो कितनी बार उसने सीजीएल में ही बात कर रहा हूं मैं, 2024 में पूछ लिया, ठीक है। तो निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम्स। खुदाई खिदमतगार पठानों के बीच एक अहिंसक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? महालड्डू क्वेश्चन। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत वाला क्षेत्र है, वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें फ्रंटियर गांधी नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी, क्योंकि जहां पे भारत की तब सीमा अंत होती थी उसी क्षेत्र में थे, और गांधी जी जैसे विचार थे, इसलिए सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, ठीक है। तो इनने शुरू किया था खुदाई खिदमतगार, की खिदमत करनी है तो खुदा की करो, ब्रिटिशों की मत करो, सही बात है। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, ये सब चीजें तो इनने की ही, इसके अलावा बच्चे हम ये भी देखते हैं कि ये क्योंकि लाल कुर्ते पहनते थे तो इनके मूवमेंट को रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। एक और बात सुनिए, बताइए सर, कि ये जब पाकिस्तान वाला हिस्सा अलग हो गया तो लेकिन ये तब भी चाहते थे कि इंडिया में ही रहें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में जा चुका था। लेकिन आगे चल के भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिया। ये फर्स्ट नॉन इंडियन है जिनको भारत रत्न दिया गया, क्योंकि सिटीजनशिप तब तक तो पाकिस्तान की हो गई थी ना, इसलिए फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न यही है। इनके बाद नेल्सन मंडेला सेकंड है नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न मिला। कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस राजवंश के बीच लड़ा गया? तो हमने क्लास में भी इसको कई बार किया है, यूट्यूब पे भी किया हुआ है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, तो ये लोग किसके लिए लड़े? कन्नौज के लिए। तो ये पाल जो ईस्टर्न इंडिया पे थे, मिडीवल इंडिया की बात हो रही है ना, मिडीवल इंडिया वाले समय में ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रकूट दक्कन भारत में है, और यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार गुजरात, राजस्थान इनका गढ़ है। लेकिन ये सब कन्नौज के लिए लड़ाई लड़े। क्यों? क्योंकि कन्नौज वाला जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चरली फर्टाइल है, और फर्टाइल होने का मतलब है कि उत्पादन बहुत अच्छा है। तो जिसके पास कन्नौज है उसके पास अच्छा उत्पादन है, अच्छा उत्पादन है तो आप बड़ी आर्मी रेस कर सकते हो उन दिनों में। इसके अलावा यहाँ पे आसपास मिनरल रिच रीजन भी है, तो जिसके पास कन्नौज है तो उसके पास मिनरल रिच रीजन होगा, तो उसके पास आयरन ओर होगी, तो जिससे वेपन्स बना सकते हो। और तीसरा, कन्नौज की रेपुटेशन ऐसी थी कि सबको हासिल करना था। तो ये कारण थे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के। लेकिन इसमें कोई एक सिंगल विजेता नहीं होता है, कभी प्रतिहार, कभी राष्ट्रकूट, कभी पाल, तो सबके पास अलग अलग समय में जाता रहता है। आओ, नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। ये किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती थी? सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बिरसा मुंडा साहब के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म होता है तो वो 15 नवंबर को ही होता है, लेकिन 1875 में, 15 नवंबर 1875। और आगे चल के हम देखते हैं कि 1899 में ये मुंडा विद्रोह को लीड करते हैं, मुंडा रिवोल्ट, जहां पे निश्चित रूप से सोचो आज तक नाम है मुंडा विद्रोह का, ब्रिटिशों को बहुत परेशानी में डाल दिया था, बहुत ही बड़े स्तर पर ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भी हुई थी, लेकिन अंततः इस विद्रोह का दमन किया गया, बिरसा मुंडा साहब को अरेस्ट कर लिया गया, और फिर हम देखते हैं कि इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम बिरसा मुंडा साहब को देखते हैं कि कुछ इस तरीके से दिखते होंगे वो। चलिए आगे बात करते हैं, अगली चीज देखते हैं। अच्छा, मुंडा विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है उल गुलान रिवोल्ट। उल गुलान मतलब होता है महान, तो महान विद्रोह उल गुलान, ठीक है, उल गुलान, तो उल गुलान विद्रोह नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम की वेल्डिंग में महत्वपूर्ण? अच्छा, तो साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। एक और साइंस का क्वेश्चन, एक और साइंस का क्वेश्चन, एक और साइंस का क्वेश्चन। चलो, ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? अब आपने सुना होगा आइस हॉकी। आइस हॉकी में दो ब्लू लाइन होती हैं जो कि कोर्ट को यहाँ पे रिंक बोलते हैं। तो जो आइस हॉकी का जो प्लेइंग एरिया होता है ना, तो इसको एक नाम से जाना जाता है रिंक। ये अपने आप में ही प्रश्न आता है कि आइस हॉकी में जो प्लेइंग एरिया है उसको क्या बोलते हैं? रिंक। यहाँ पे दो ब्लू लाइन दिख रही होंगी, एक रेड लाइन दिख रही होगी। ब्लू लाइन की बात करते हैं तो ब्लू लाइन कोर्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये होता है न्यूट्रल जोन, जबकि इस जोन को और इस जोन को क्या बोलते हैं? सुनिए, जैसे अगर ये एक टीम है तो यहां पे अगर एक टीम का जो मेन गोलकीपर खड़ा है तो
इस टीम के लिए ये वाला जोन हो गया डिफेंसिव और ये वाला हो गया ऑफेंसिव। लेकिन अगर हम इस टीम के पर्सपेक्टिव से बात करें, दूसरी टीम, उनका गोलकीपर यहां होगा तो उनके लिए ये डिफेंसिव और वो ऑफेंसिव, सिंपल। तो ये ब्लू लाइन जो है ये आइस हॉकी में रहता है, ठीक है। आओ आगे बढ़े, अगला चीज देखते हैं। अगली चीज क्या है भाई? हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सुरक्षित रहे? आर्टिकल 39 पर जितने क्वेश्चन आते हैं ना डीपीएसपी में, उतने किसी दूसरे आर्टिकल पर नहीं। सबसे ज्यादा फोकस अगर डीपीएसपी में किसी आर्टिकल पर रखना है तो 39, फिर बाद में 39A, 43A और 48A, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। यहां पे सही जवाब है 39 क्लॉज बी, ठीक है। तो मैं 39 जो आपको ए बोल रहा हूं वो 39 क्लॉज ए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको 39A बोल रहा हूं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, ये वाला। तो इस पे भी प्रश्न आता है। खैर पहले हम लोग 39 के क्लॉजेस की बात करते हैं। क्लॉज ए कि सिटीजन्स मैन और वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, तो एक किसी दूसरे शिफ्ट में ये आ गया था, तो एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड 39 क्लॉज ए। फिर क्लॉज बी, ownership and control of material resources of community are so distributed as best to subserve the common good, तो ये हो गया आपका जो प्रश्न का जवाब है 39B। इसके अलावा 39C की कंसल्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, किसी कुछ हाथों में होने से रोकना है। फिर 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये सब आपको इसलिए भी मालूम होना चाहिए क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है कि भाई कोई सेम काम कर रहा है तो सेम पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। चलें, इसके अलावा आपको इन पर भी विशेष फोकस करना है, 39A, 43A और 48A। क्यों? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ऐड किया, इन पे विशेष फोकस होता है एसएससी का। 39A इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 48A एनवायरमेंट, ठीक है। चलो आओ अगला, 1924 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया? बहुत टफ क्वेश्चन है। देखो जो टफ है वो टफ है, वैसे अभी तक शिफ्ट का एनालिसिस करें सॉरी, तो फिर हम देखते हैं कि ये इजी स्तर की थी अभी तक, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है निश्चित रूप से ही मॉडरेट टू हार्ड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई एक तो आपसे पूछ रहा है 1924 ओलंपिक्स, उसमें भी मेडल छोड़ो, कुछ और बात छोड़ो, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इंडिया से, तो ये तो एक टफ बात होगी क्योंकि इतने सारे ओलंपिक्स हैं। फिर बच्चे क्या क्या याद रखें कि किसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको याद रखना मुश्किल है। तो इसका जवाब है 8, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1927 में हुई, और इसकी जो करंट जो प्रेसिडेंट है वो है पीटी उषा। भी इसलिए इंपॉर्टेंट बात है, पहली बार कोई महिला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है। इसके अलावा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जैसे अभी तो पीटी उषा, लेकिन फर्स्ट कौन थे? दोराबजी टाटा। अच्छा, अब यहीं पर चर्चा करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, आईओसी। कमाल की बात सुनो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी जो अध्यक्ष है वो महिला है, पीटी उषा, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की भी अध्यक्ष पहली बार कोई महिला बनी है, इनका नाम है कर्स्टी कोवेंट्री। और ये ना सिर्फ पहली महिला बल्कि ये पहली अफ्रीकन भी हैं, तो पहली महिला भी हैं बच्चे और पहली अफ्रीकन भी हैं जो कि अध्यक्ष बनी है। अच्छा, फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894, इंडियन वाले की 1927 और इंटरनेशनल ओलंपिक की 1894, और इनका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड। चलिए आइए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत कुल पदक तालिका में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा? ठीक है, तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स पर क्वेश्चन आया, स्वाभाविक है क्योंकि 2024 से मैं आपसे पूछता है वो 1-1.5-2 साल तक जा रहा है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करें तो इंडिया की रैंक 4थी थी। वैसे भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बाद सीधे 26 में होने थे, तो आपके लिए 2024 वाले बच्चों के लिए 22 इंपॉर्टेंट था। और अब जो पेपर होंगे उनमें 22 भी इंपॉर्टेंट है, 25 में जिन जिन का एग्जाम है, क्योंकि अगला कॉमनवेल्थ तो 26 में, तब तक उससे पहले तो 22 वाला आपके लिए रेलेवेंट है ही, प्लस 26 कहां पे होगा वो भी आपके लिए रेलेवेंट है। तो ये सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। 2022 वाला कहां पर हुआ था बच्चे? बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में 2022 का। और यहां पे आप देख सकते हो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया रहा, सेकंड पे रहा होस्ट इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा और फोर्थ पे इंडिया। और इंडिया को मिले 22 गोल्ड मेडल और टोटल मेडल थे इंडिया के 61, तो 22 गोल्ड और टोटल 61। अब बात करें कि जो 2026 में होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड, तो 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड और 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड। चलो
यहाँ पे कुछ और एडिशनल डिटेल रखी गई है आपके लिए। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, लेकिन इंडिया ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इंडिया ने हिस्सा लिया था सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो 4 साल बाद 1934 में लंदन में हुए। ठीक है, तो ये सब डेटा आपको यहाँ पे मिल गया। संगीत नाटक अकेडमी का पंजीकृत कार्यालय यहाँ है, कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये तो बहुत सिंपल सा लड्डू सा क्वेश्चन हो गया। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना वैसे तो 1952 में हुई है, लेकिन इनॉग्रेशन इसका 1953 में हुआ था, इसलिए कई जगह पे आप देखते हो कि यही माना जा रहा है कि 1953 में ही स्थापना है, लेकिन टेक्निकली बात करें तो 1952 में हुई थी स्थापना और इनॉग्रेशन हुआ था 1953 में, और राजेंद्र प्रसाद साहब ने इनॉग्रेशन किया था, जो उस समय के राष्ट्रपति थे। और ऑपरेशन संगीत नाटक अकेडमी का इसलिए 1953 में शुरू माना जाता है। पहले जो चेयरमैन बने थे वो पीवी राजमन्नार साहब बने थे पहले चेयरमैन। ठीक है, चल संगीत नाटक अकेडमी के। मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया? तो आप अगर नियमित रूप से शिफ्ट्स एनालाइज कर रहे हो तो मैं कई बार तानसेन सम्मान का नाम लेता हूं कि भाई जो तानसेन सम्मान है ये म्यूजिक, जो क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसमें इतना बड़ा सम्मान है कि जब भी मध्य प्रदेश सरकार देती है तो बहुत ज्यादा मान्यता रखता है। हर जगह करंट अफेयर्स में आप देखोगे इसकी चर्चा होती है, और जब भी ये दिया जाता है तो एग्जाम्स में भर भर के आता है। तो यहाँ पे तानसेन सम्मान पंडित स्वप्न चौधरी साहब को दिया गया है, नेशनल तानसेन सम्मान, जो रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। वो तबला वादक है स्वप्न चौधरी जी। ठीक है, तो स्वप्न चौधरी जी तबला वादक है। अच्छा सर, ये तो हमको आपने बात बता दी, आप ये बता दीजिए सर कि ये तानसेन साहब के बारे में अगर कुछ बातें हो जाए, बिल्कुल हो जाए। तानसेन साहब का जो ओरिजिनल नेम है वो है रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में तो बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्वालियर के राजा होते हैं विक्रमजीत सिंह, और विक्रमजीत सिंह के दरबार में इनको मिलता है टाइटल तानसेन। तो तानसेन का टाइटल इनको अकबर ने नहीं दिया, बल्कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने दिया। इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था और समाधि भी ग्वालियर में है, और तानसेन समारोह भी ग्वालियर में होता है। ठीक है, हर चीज ग्वालियर से रिलेटेड है इनकी। आगे चल के हम देखते हैं रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ जाते हैं, उनके बाद जाते हैं अकबर के यहाँ। तो अकबर के यहाँ पे इनको मिलता है टाइटल मियां। क्या टाइटल मिलता है बच्चे? मियां तानसेन। और साथ साथ संगीत सम्राट, तो संगीत सम्राट भी ये अकबर के दरबार में ही कहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना लक्ष्य समूह दृष्टिकोण का हिस्सा है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप सोचते तो बन जाता, अगर आप सिर्फ ऑप्शन से घबराते नहीं, डरते नहीं, तो भी बन जाता। अच्छा सर कैसे? सुनो, देखो क्या होता है ना कि किसी भी क्षेत्र का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि वहां पे रिसोर्स रिच रीजन है कि नहीं। सुनना पूरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो रिसोर्स रिच रीजन हो, जहां पे संसाधन अच्छे हो, वहां डेवलपमेंट हो ही जाए। अगर ऐसा होता तो झारखंड और छत्तीसगढ़ बहुत डेवलप्ड होते, क्योंकि वहां पे बहुत रिसोर्सेज। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन जनरली स्पीकिंग। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अकेला रिसोर्स से तो नहीं होता। हाँ है फैक्टर्स, जैसे इन्वेस्टमेंट वहां पे हो रही है कि नहीं, क्योंकि रिसोर्स को आपको निकालना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सब मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब प्लानिंग कमीशन ने क्या किया कि पहले तो कुछ साल उन्होंने प्लान्स चलाए, 5 ईयर प्लान, फिर एक बार उनको ये लगा कि कुछ ना कुछ तो समस्या है, क्योंकि कुछ एरियाज और कुछ लोगों तक डेवलपमेंट पहुंच नहीं रही। तो फिर प्लानिंग कमीशन ने बोला कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि कुछ एरियाज और कुछ लोगों को हम अपने तरफ से प्रोग्राम से डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो उन्होंने फिर 2 कैटेगरी बनाई, एक टारगेट एरिया, एक टारगेट ग्रुप। तो टारगेट एरिया में कौन कौन आता है? अब आप सोचो एरिया, अब हिल एरिया, ड्रॉट प्रोन एरिया, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, कमांड एरिया। 3 ऑप्शंस एरिया वाले जो टारगेट एरिया प्रोग्राम के अंदर आते हैं, और एक है जो टारगेट ग्रुप में आएगा, क्योंकि फार्मर कोई एरिया नहीं है, वो तो ग्रुप है, SC ST ग्रुप है, महिलाएं ग्रुप हैं। तो ये सही जवाब हो गया इसका, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी टारगेट ग्रुप है ये, नॉट एरिया। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था? टारगेट ग्रुप पूछा था। चलो, कौन सा कोयला निम्न श्रेणी का भूरा और मुलायम होता है तथा इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है? ठीक है, मेटलर्जिकल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। मैं तो ढूंढ रहा था कि पीट हो जाए या लिग्नाइट मिल जाए, लिग्नाइट यहाँ पे है। ठीक है, तो लिग्नाइट सही जवाब है, क्योंकि आप जानते हो बच्चे कि जब हम लोग बात करते हैं कोयले की क्वालिटी की, तो सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे अच्छा और मॉइस्चर कंटेंट कम। फिर आता है बिटुमिनस,
कि जिसमें कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट से कम लेकिन फिर भी ठीक, और मॉइस्चर कंटेंट अब थोड़ा सा एंथ्रासाइट की तुलना में बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी ये गुड क्वालिटी कोल है। फिर इसके बाद आता है लिग्नाइट। तो यहां पे हम देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट काफी बढ़ गया 45% के आसपास, और कार्बन कंटेंट काफी कम हो गया। इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं क्योंकि इसका रंग ब्राउनिश होता है। और सबसे बेकार होता है पीट, वो तो कई लोग कोल ही नहीं मानते उसको। मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, कार्बन कंटेंट कम। तो कुल मिला के क्वेश्चन ने हमें क्या हिंट दी है वो समझो। क्वेश्चन ने हमको हिंट दी है कि जो आंसर है वो ब्राउन होना चाहिए, तो लिग्नाइट भी हो सकता है और पीट भी हो सकता है। पीट भी ब्राउनिश ब्लैकिश होता है लेकिन सॉफ्ट भी है और हाई मॉइस्चर कंटेंट है, और सबसे बड़ी बात दिए हुए ऑप्शन में तो पीट है ही नहीं, तो लिग्नाइट बेस्ट है। लिग्नाइट कहां मिलता है? तो ऐसे तो और भी जगहों पे मिल रहा है, लेकिन नेवियली जो माइंस है तमिलनाडु में, तो वहां पर माना जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट लिग्नाइट माइंस है। चलो भाई, तो यहां पे अब हम लोग खत्म करते हैं इस एनालिसिस को। मुझे आशा है कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, आपको काफी कुछ जानने को मिला। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपका एनालिसिस। ठीक है, पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।